कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लग रहा है। ना जाने कमरे में जाकर इसने उस लड़के को क्या क्या कहा होगा। दादी ने दांत पीसते हुए कहा, अम्मा, हमारी श्रुति उनके विचारों में फिट बैठती है, देखना वो लोग मना नहीं करेंगे। अंजना बोली। अभी बातें चल ही रही थी कि कान्हा बाहर से आया और बोला, पापा, बाहर एक आदमी आया था और आपके लिए ये चिट्ठी देकर गया है। एक आदमी? कौन आदमी था? तुमने कुछ पूछा नहीं? नहीं पापा, उसने मुझे ये चिट्ठी दी और आपको देने के लिए कहा। सूरज ने जल्दी जल्दी से उस चिट्ठी को खोला और पढ़ने लगा। नमस्कार अंकल, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, किंतु मुझे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने माता पिता से ये बात कह सकूं। दरअसल मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उससे शादी का वादा किया है, और मैं आपसे भी यही अनुरोध करता हूँ कि आपकी बेटी बहुत समझदार है, उसे पढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका दीजिए। एक दिन वो आपके सपनों को जरूर पूरा करेगी। आपका अपना अभी। सूरज को इस तरह के जवाब की बिल्कुल उम्मीद न थी। घर परिवार सब तो अच्छा था, फिर ऐसा क्या हुआ? मुझे तो पहले ही पता था, जरूर इसने उसे कमरे के अंदर पट्टी पढ़ाई होगी। तभी तो सब ठीक होते हुए भी लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। दादी की बात ने सूरज के गुस्से की आग में घी का काम किया। श्रुति भी सब कुछ सुन रही थी, मन ही मन बहुत खुश थी और अभी का शुक्रिया अदा कर रही थी। इन सब बातों का 1 महीना हो चुका था। सूरज और श्रुति में अब सिर्फ ज़रूरत भर की ही बात होती थी। दादी की तानों की बरसात तो हर घड़ी होती रहती। अंजना ये सब देखकर दुखी थी। कान्हा को इन बातों से अब कोई मतलब नहीं था और श्रुति उसकी नज़र अपने लक्ष्य पर थी। 5 बच्चे उसकी ट्यूशन क्लास में आते थे। दिन में श्रुति कॉलेज जाती, शाम को ट्यूशन पढ़ाती और आधी रात तक अपनी पढ़ाई करती। उसे कोई फ़र्क नहीं था कि उसके घर वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसे तो कुछ कर दिखाने की लगन थी। जुनून ऐसा था, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। सब लोग कहते हैं कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन श्रुति की ज़िंदगी में ऐसा नहीं था। वो जितना परिस्थितियों से लड़ रही थी, उसकी परेशानी बढ़ रही थी। स्नातक का प्रथम वर्ष ही तो था ही अभी उसके संघर्ष की दौड़ लंबी थी। एक अच्छी बात यह थी कि अब श्रुति की ट्यूशन क्लास में 10 बच्चे आते थे। अब श्रुति को पढ़ाई का खर्च उन्हीं पैसों से निकल जाता था। लेकिन एक दिन 4 बज चुके थे, श्रुति अभी कॉलेज से नहीं आई थी। ट्यूशन के बच्चे आ चुके थे। दादी, आज हमारी मैडम जी नहीं है क्या? एक बच्चे ने पूछा। आज तुम्हारी मैडम जी अभी अपनी पढ़ाई करके नहीं आई हैं, तुम अपने आप पढ़ो, वो आती ही होगी, दादी ने जवाब दिया। बच्चे अपने आप पढ़ने लगे, पर बच्चे तो बच्चे हैं। कुछ देर तक पढ़ने के बाद उन्होंने उधम मचाना शुरू कर दिया। अंजना उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, किंतु वो सुनने को तैयार नहीं थे। तभी अचानक ना जाने कैसे एक बच्चे ने तुलसी जी का गमला तोड़ दिया। बस फिर क्या था, दादी ने भी बिना सोचे समझे उस बच्चे के गाल में थप्पड़ जड़ दिया और खूब चिल्लाई। दादी को तो मौका चाहिए होता था किसी न किसी बहाने से श्रुति को कोसने का। बच्चा रोता हुआ अपने घर चला गया। अंजना की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। श्रुति तो बच्चों को पढ़ाने में कभी भी नहीं मारती थी और दादी ने तो एक छोटी सी गलती पर हंगामा मचा दिया। अंजना श्रुति के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसे आज श्रुति पर गुस्सा भी आ रहा था। और तभी मैडम मैडम बाहर से किसी ने आवाज़ दी। अंजना घबराकर बाहर की ओर भागी। सामने वही बच्चा जिसे दादी ने मारा था, अपने माता पिता के साथ खड़ा था। जी भाई साहब, अंजना ने बच्चे की ओर देखते हुए कहा, हमें श्रुति मैडम से मिलना है। बच्चे के पिता ने कहा, जी वो घर पर नहीं है। आपकी माता जी ने हमारे बच्चे को इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा है कि उसके गाल पर उंगलियों के निशान आ गए हैं। जी हम जानते हैं, दरअसल आपके बच्चे ने तुलसी जी का गमला तोड़ दिया और वो भी उम्र दराज है, अपने गुस्से पर काबू ना रख सके। गमला ही टूटा था, आपके घर की छत नहीं। क्या बच्चे को कोई इतनी ज़ोर से मारता है? आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले भी बाहर आ गए और दादी भी अपनी छड़ी के सहारे दरवाजे तक सरक आई। क्या है लला, क्यों हंगामा मार रखा है? बच्चा दादी को देख अपनी माँ के पीछे छिप गया। देखिए अम्मा जी, बच्चा कितना डरा हुआ है।
डरा हुआ है ये बच्चा, मुझे तो कहीं से ना लगे है। अगर इसके अंदर डर होता तो इतनी शरारती ना होता। दादी ने ज़ोर से हंसते हुए कहा, अम्मा जी, हम बच्चे को आपके पास पढ़ने भेजते हैं, पीटने नहीं, बच्चे की माँ ने कहा। अम्मा जी भी कम ना थी, घर के बाहर बीच सड़क पर आ गईं और हाथ मटका के बोली, पढ़ी लिखी है? बच्चे की माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे कुछ तो पढ़ी होगी। हाँ, एमए पास हूँ, वो भी अंग्रेजी से। तभी इतनी अंग्रेजी बोल रही है, अम्मा ने हंसते हुए कहा। अम्मा की बात सुनकर सब लोग हंस दिए। इतना पढ़ी लिखी है तो अपना बच्चा खुद क्यों नहीं पढ़ा लेती? खुद घर में चादर तान के सोती है और ये बानर हमारे घर भेज देती है। अभी बहस चली रही थी कि श्रुति भी आ गई। घर के दरवाजे पर इतनी भीड़ देख उसके कुछ समझ में नहीं आया। श्रुति को देख बच्चा अपनी माँ को छोड़कर श्रुति से चिपक गया। अंजना ने जल्दी जल्दी सारी बात श्रुति को बता दी। श्रुति ने बच्चे के माता पिता से दादी की करने के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। दादी अभी भी चिल्लाए जा रही थी। बच्चा अब भी श्रुति का हाथ थामे खड़ा था। श्रुति ने भी बच्चे को गोद में लिया और बोली, बेटा आप तो इतने अच्छे हो, पढ़ाई में भी गुड, फिर इतनी शरारत, गंदी बात ना। जी मैडम, सॉरी, बच्चा बड़े भोलेपन के साथ बोला। फिर श्रुति ने बच्चे के माता पिता से कहा कि आपके बच्चे के साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है, किंतु बच्चे और बूढ़े में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, इसलिए दादी का भी हाथ उठ गया। आगे से ऐसा ना होने पाए, इसलिए मैंने यहीं से पास में एक किराए में कमरे का इंतज़ाम कर लिया है। कल मैं हर बच्चे की कॉपी में वहाँ का पता लिख दूँगी। इसी काम में व्यस्त होने के कारण मैं बच्चों को नहीं पढ़ा सकी और इतना कुछ हो गया। परसों से आप बच्चों को वहीं पर लेकर आएँ। बच्चा हंसता हुआ अपने माता पिता के साथ घर चला गया और भीड़ भी इधर उधर हो गई। दादी भी उल्टे पांव अपने घर के अंदर आ गई। श्रुति ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसे कई दिनों से अंदेशा था कि कुछ गलत होने वाला है और आज वही हुआ। अभी घर में शांति हुए कुछ समय ही हुआ था कि फिर घमासान शुरू हो गया। इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम ही ने दिए थे ना उसे दाखिला लेने के पैसे, और पढ़ा लो, यही नाम रोशन कर रही है तुम्हारी लाडली। देख लो बेटा, आज तक इस घर के दरवाजे पर कोई इस तरह आकर खड़ा नहीं हुआ। तेरा और मेरा इतना डर था मोहल्ले वालों को बीच में, और आज इस लड़की के कारण तो वो 2 टके की औरत इतनी बातें सुनाकर चली गई। पर अम्मा, गलती तो हमारी ही थी, अंजना धीरे से बोली। अब तुम अम्मा को बताएगी कि गलती किसकी थी? सूरज अंजना की बात सुनकर भड़क गया। सच तो ये है कि जिस घर में पिता का कोई अस्तित्व ही ना हो, वहाँ बच्चे ऐसे ही होते हैं। श्रुति अंदर से सब बातें सुन रही थी। वो सूरज के सामने जाकर बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी और फिर आगे क्या करना है वो सभी को पहले ही बता चुकी थी। थोड़ी देर में बहस के बाद सबकी आवाज़ें आनी बंद हो गई। अगले दिन से श्रुति ने बच्चों को अपने नए किराए के कमरे में पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे श्रुति की मेहनत रंग लाई और ट्यूशन क्लास में छात्रों की संख्या बढ़ने लगी। अपनी पढ़ाई के साथ ट्यूशन क्लास संभालना अब मुश्किल होने लगा था। कई बार मन में आया कि कान्हा से थोड़ी मदद ले ले, किंतु कान्हा से एक अच्छे शिक्षक की उम्मीद बेकार थी। अतः श्रुति ने अपने साथ पढ़ने वाली 2 ज़रूरतमंद लड़कियों को अपनी ट्यूशन क्लास में नौकरी दे दी। अब श्रुति को अपनी पढ़ाई के लिए भी अधिक समय मिलने लगा। समय अपनी ही रफ्तार से बढ़ रहा था। पुरानी विचारधारा से त्रस्त दादी और जवान बेटी के माता पिता कब चैन से सो पाते हैं। उन्हें हर समय एक ही बात की चिंता होती है कि बिटिया के समय से पहले ही हाथ पीले हो जाएं और वो अपने घर चली जाए। और अब श्रुति के आगे एक नई समस्या आने वाली थी। शाम का समय था। श्रुति और सूरज दोनों ही अभी घर नहीं लौटे थे। कान्हा के आने का तो कोई समय भी नहीं था। उसके लिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ पास होना था, और तो और कई बार उसने इसके लिए नकल का भी सहारा लिया। अंजना की नज़र बार बार दरवाजे पर चली जाती। अंजना सूरज और श्रुति का इंतज़ार कर रही थी। तभी, आओ महेश, अंदर आओ। सूरज की आवाज़ थी वो अपने दोस्त को अपने साथ लेकर आया था। अंजना, सूरज ने अंजना को आवाज़ दी। अंजना झट सूरज के आगे जाकर खड़ी हो गई। अंजना, ये मेरे दोस्त महेश हैं। बहुत दिनों से हमारे घर की चाय पीने की जिद कर रहे थे। हमने भी कहा चलिए आज चलिए। नमस्ते भाई साहब, आइए बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। महेश, ये मेरी माता जी हैं, पास बैठी अम्मा की ओर इशारा करते हुए कहा। महेश ने अम्मा जी के पाँव छू लिए। अभी बातें चली रही थी कि श्रुति भी आ गई। श्रुति ने सूरज और महेश की ओर देखा और महेश को सिर झुका के नमस्ते की और अंदर चली गई। महेश, ये मेरी बेटी श्रुति है। अच्छा,
आजकल क्या कर रही है? स्नातक द्वितीय वर्ष है। सोच रहे हैं कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो इसकी शादी कर दें। यार सूरज, बुरा ना मानो तो मेरा बेटा है विनय। नौकरी तो नहीं कर पाया किंतु पास ही के कपड़े में काम करता है, अच्छा खासा कमा लेता है। अगर तुम्हें पसंद हो तो श्रुति को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। परिवार भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी और बेटा विनय है। सूरज की समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले। भला वहीं पास बैठी अम्मा कैसे चुप रहती। वो तुरंत बोल उठी, कैसी बात करते हो बेटा? तुम्हारा इतना अच्छा स्वभाव है, इसी से पता चल रहा है कि आपका परिवार कितना संस्कारी होगा। हमारी श्रुति को भी ऐसा ही परिवार चाहिए। बस अम्मा जी, सब भगवान का आशीर्वाद है। ठीक है महेश, मैं घर पर सबसे बात करके फिर तुम्हें बताऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई जल्दी नहीं है, सबसे पूछ कर ही निर्णय लेना। उसी रात, देखो अंजना, रिश्ता हमारे घर चलकर आया है और फिर हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढ सकें। और फिर सीमा की दोनों बेटियां में भी हमें ही खर्च करना है। अपनी श्रुति से बड़ी हैं दोनों, लेकिन अभी पढ़ रही हैं। सीमा और उसकी सास का भी यही कहना है कि वो अभी अपनी बेटियों की शादी नहीं करेंगी। इसलिए मेरे विचार से हमें श्रुति की शादी कर देनी चाहिए। कम से कम एक जिम्मेदारी से तो फुर्सत मिलेगी। आपकी हर बात सही है, पर आपको क्या लगता है श्रुति इस शादी के लिए तैयार भी होगी? उसके अपने सपनों का क्या होगा? मेरी तो वो सुनती नहीं है। तुम माँ हो, तुम ही उसे समझाओ। हाँ देखती हूँ, पर ना जाने क्यों मैं उसके सामने जाकर उसकी बातें सुनकर मैं निःशब्द हो जाती हूँ। सूरज ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद अंजना श्रुति के कमरे में जा पहुँचती है। श्रुति अपनी किताबों में खोई हुई थी। अंजना को देखकर वो मुस्कुरा दी। अंजना ने भी श्रुति की एक किताब उठाकर पढ़ने पलटने लगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रतियोगिता की किताब थी। देखना मम्मी, एक दिन मैं प्रशासनिक अधिकारी जरूर बनूंगी। हाँ बिटिया। श्रुति की आंखों की चमक देखकर अंजना की हिम्मत नहीं हो रही थी कि श्रुति से कुछ कहे। मम्मी, कुछ कहना है क्या? श्रुति ने अंजना से पूछा। हाँ बिटिया, कहना तो है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहें। बोलो मम्मी, क्या कहना है? बिटिया, तुम्हें पता है ना कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और फिर तुम्हारे पापा के ऊपर सीमा बुआ और उनकी जिम्मेदारी भी तो है। कान्हा से हमें कोई उम्मीद नहीं, बल्कि यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कान्हा के बारे में भी हमें ही सोचना है। उसकी रोजी रोटी का इंतज़ाम भी हमें ही करना पड़ेगा। मम्मी साफ साफ कहो ना, क्या कहना है? श्रुति, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। बहुत धनी तो नहीं, पर बिटिया छोटा परिवार है, बेटा कमाऊ है, तुम सुखी रहोगी। और बिटिया, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम पैसे वाला परिवार देखकर भारी दहेज दे सकें। बोलते बोलते अंजना के आंखों में आंसू आ गए। श्रुति अंजना की बातें बड़े गौर से सुन रही थी, फिर कुछ सोच कर बोली, ठीक है मम्मी, मैं ये तो नहीं कहती कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी अपनी भी कुछ शर्तें हैं। अगर वो मान लेंगे तो मैं शादी कर लूँगी। सच बिटिया? श्रुति ने आश्चर्य से पूछा। अंजना को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि श्रुति इतनी जल्दी हाँ कर देगी। अंजना ने ये बातें सूरज के आगे रख दी। आज ना जाने कितने वर्षों के बाद आज अंजना ने सूरज के चेहरे पर सुकून और आंखों में अपने लिए प्यार देखा था। रविवार का दिन था। आज महेश और उसका परिवार श्रुति को देखने आ रहे थे। कान्हा, आज कहीं मत जाना। पिछली बार जब घनश्याम का परिवार श्रुति को देखने आया था तो वो तुमसे भी मिलना चाहते थे, सूरज ने कान्हा से कहा। पापा जी, आज मेरा क्रिकेट मैच है और फिर मेरा यहाँ क्या काम? शादी तो दीदी को करनी है, वो दीदी को देखने आ रहे हैं। पर बेटा, तुम श्रुति के भाई हो और इस घर के बेटे हो, ऐसे समय में तुम्हारा यहाँ होना जरूरी है, अंजना ने कहा। दादी देखो ना, आज मेरा ज़रूरी मैच है। कान्हा ने अपना अंतिम और सटीक हथियार चलाया। अरे क्यों उसको परेशान कर रहे हो? जो पूछना होगा वो श्रुति से ही पूछेंगे। इससे तो यही पूछेंगे कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, बस वो हम बता देंगे। जा बेटा, तो अपना मैच खेलने जा। इससे पहले सूरज या अंजना कुछ कहते, कान्हा जल्दी से बाहर भाग गया। महेश का परिवार आ गया। श्रुति भी तैयार हो गई थी। श्रुति बिटिया, चाय ले आ बिटिया, दादी ने बड़े प्यार से श्रुति को आवाज़ दी। थोड़ी देर में श्रुति चाय लेकर आ गई, साथ में अंजना भी थी। आओ बिटिया बैठो, महेश की पत्नी सरला ने कहा। श्रुति वहीं पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। सामने नज़र उठाकर देखा तो विनय से नज़र चार हो गई।
श्रुति को लगा उसने विनय को कहीं देखा है, हो सकता है भ्रम हो। यही सोचकर श्रुति ने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। बिटिया क्या नाम है? सरला ने श्रुति से पूछा। श्रुति, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? स्नातक द्वितीय वर्ष। आगे का क्या विचार है? अफसर बनना चाहती हूँ। खाना बनाना आता है? हाँ। सिलाई कढ़ाई? हाँ। सरला चुप हो गई। विनय, तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो, बाद में ना कहना मौका नहीं दिया। महेश ने हंसकर विनय से कहा। जी पापा, मुझे कुछ नहीं पूछना है। ठीक है, तो फिर रिश्ता पक्का है, बाकी बातें हम आपको बाद में बता देंगे। अंजना और सूरज के चेहरे पर संतुष्टि झलक रही थी, किंतु दादी श्रुति को ध्यान से देख रही थी। मुझे भी आपसे कुछ कहना है, अचानक श्रुति ने कहा। सब लोग चुप होकर श्रुति को देखने लगे। मुझे कुछ कहना है? हाँ बिटिया बोलो, बिल्कुल बोलो, सरला ने हकलाते हुए कहा। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, किंतु मेरे मम्मी पापा की कुछ मजबूरियाँ हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मैं इस शादी के लिए राजी हुई। हाँ बिटिया बोलो, महेश ने कहा। पहली बात, मेरे मम्मी पापा के पास देने के लिए दहेज नहीं है, इसलिए वो आपको दहेज के नाम पर एक पैसा नहीं दे पाएंगे। और अगर आप लोगों को मैं पसंद हूँ तो आपको अभी कम से कम 2 साल का मुझे समय देना चाहिए। सब लोग चुप थे, किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। सूरज जी, अभी हम चलते हैं और फिर आप अपने घर में बातचीत कर लीजिएगा, शादी करनी भी है या नहीं। और हम भी आपको खुलकर बता दें, शादी में हमें 10 लाख नगद और एक मोटरसाइकिल चाहिए। अगर आपकी बेटी को मंजूर हो तो बता देना। सूरज का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। महेश और उसका परिवार जा चुका था। श्रुति, ये तूने क्या किया? अंजना ने गुस्से में पूछा। क्या किया? वही किया जो मुझे करना चाहिए था। सूरज ने बिना सोचे समझे श्रुति के गाल में तमाचा जड़ दिया। हमने तुझे पैदा करके गलत किया, हमने तुझे पढ़ा कर गलत किया। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। पापा, आपने मुझे मार तो दिया, पर एक सवाल आपसे, जितना दहेज वो आपसे बोल कर गए हैं, आपके पास देने को है? नहीं पापा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आप हाथ पैर जोड़कर भले ही आप कुछ कम करा लेते, पर क्या गारंटी है कि वो आगे कुछ नहीं मांगेंगे। और पापा, आप आज तक अपने लिए मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाए, फिर आपको मैं अपने दहेज में कैसे मोटरसाइकिल देने के लिए सोच सकती हूँ? सूरज ने श्रुति की किसी बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अंजना भी सूरज के पीछे पीछे भागी। श्रुति सिर झुकाए खड़ी थी। तभी श्रुति ने अपने सिर पर एक हाथ महसूस किया। मुड़कर देखा तो आंखों में आंसू लिए दादी खड़ी थी। दादी को इस तरह रोते देख श्रुति फपक कर रो पड़ी। दादी ने श्रुति को अपने कंधे का सहारा दे दिया। दादी श्रुति को उसके कमरे में ले गई और चुप कराया। फिर बोली, बस बिटिया, अब नहीं, अब तुझे कोई नहीं रोकेगा। तुझे जितना पढ़ना है पढ़, जो बनना है बन। दादी, आप ऐसा कह रही हैं? हाँ बिटिया, तूने आज हमारी आंखें खोल दी। बिटिया, आज तूने जो किया है, अगर वही हिम्मत हमारी सीमा ने वर्षों पहले दिखाई होती तो आज वो एक एक पैसे के लिए परेशानी ना उठा रही होती। अगर हमने समझदारी दिखाई होती तो तेरी माँ पढ़ी लिखी होकर, काबिल होकर भी यूँ घर गृहस्थी तक सीमित ना होती। वो भी सूरज के साथ मिलकर इस गृहस्थी के खर्च उठा रही होती। बिटिया, तुझ में जो लगन है, हम सब में वो लगन ही नहीं थी। तू सच में हमारा नाम रोशन करेगी, मुझे अपनी श्रुति पर पूरा भरोसा है। दादी की बातें सुनकर श्रुति हंसती। उसका चेहरा दोपहर के सूरज की तरह चमक रहा था। वो समझ चुकी थी कि उसके संघर्ष का सफ़र अब आसान हो चला है। आज दादी ने उसके हौसलों को और मजबूती दे दी थी और श्रुति दादी को बहुत प्यार से देख रही थी। अगली सुबह नए आत्मविश्वास को साथ लेकर आई थी। आज श्रुति बहुत खुश थी। वो समझ चुकी थी कि दादी के समझने के बाद उसकी समस्या आधी रह गई थी। कमरे से बाहर निकलते ही श्रुति का सामना सूरज से हो गया। सूरज की आंखों में आज भी कल वाला ही गुस्सा था। श्रुति ने आंगन में बैठी दादी को देखा। दादी ने श्रुति की ओर मुस्कुरा कर देखा और उसे कॉलेज जाने का इशारा किया। श्रुति सिर झुकाकर कॉलेज चली गई। अंजना श्रुति और दादी के इशारे देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अंजना से सूरज ने कुछ नहीं कहा और वो भी अपने काम पर चला गया
और फिर समय के साथ साथ श्रुति का स्नातक का आखिरी वर्ष भी ख़त्म हुआ और श्रुति ने स्नातक की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास की और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी और ज़ोर शोर से शुरू कर दी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि अनंत आकाश ट्यूशन क्लास की 5 अन्य शाखाएं पूरे शहर में चल रही थी और कुछ शिक्षिकाएं इनमें बच्चों को पढ़ाकर अपनी पढ़ाई के खर्चे स्वयं उठा रही थीं। घर में पैसों की परेशानी पहले जैसी नहीं थी। घर के खर्च और श्रुति के पढ़ाई के खर्चे बहुत आसानी से पूरे हो रहे थे और अब तो दादी भी थोड़ा बहुत चोरी छिपे बचा लेती तो कान्हा के प्रति उनका प्यार अब अंध प्रेम नहीं बल्कि वास्तविक हो चला था। अब वो कान्हा को ज़रूरत भर के पैसे देती और उसको दिए गए एक एक पैसे का हिसाब भी लेती। इससे कुछ समस्याएं कम तो हो गई थी किंतु ख़त्म नहीं हुई थी। एक दिन श्रुति अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। उसकी प्रशासनिक प्रतियोगिता परीक्षा भी करीब ही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। श्रुति ने दरवाज़ा खोला। सामने मंजू खड़ी थी। वो श्रुति को देखकर रोने लगी। अरे मंजू, क्या हुआ? घबराकर श्रुति ने पूछा। दीदी, आज से मैं आपके अनंत आकाश में नहीं पढ़ूंगी। क्यों? श्रुति ने मंजू से पूछा। दीदी, वो जो आपके भाई कान्हा है, उन्होंने मुझे कई दिनों से तंग कर रखा है। पहले तो मैंने सोचा कि आपसे बता दूं, फिर लगा आप भी परेशान होंगी। दीदी, कल तो हद हो गई। कान्हा से बचने के लिए मैं अपने भाई के साथ आई थी। कान्हा ने कल जब रास्ते में मुझे उल्टा सीधा कहना शुरू किया तो मेरे भाई ने उसे डांट कर भगा दिया। लेकिन दीदी, आज उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे भाई को बहुत मारा। दीदी, वो अस्पताल में है। मेरे मम्मी पापा उसी के पास हैं। श्रुति को समझ में आ गया कि शायद इसी वजह से सारा दिन बाहर रहने वाला कान्हा आज दोपहर से ही घर में था। श्रुति ने बिना देर किए भागकर कान्हा के कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और उस पर बड़ा सा ताला जड़ दिया। दादी और अंजना ने भी सारी बातें सुन ली थी और उनसे किसी की हिम्मत नहीं थी कि श्रुति को कुछ भी करने से रोक दे। श्रुति मंजू के साथ अस्पताल पहुंची और मंजू के भाई की हालत देखकर रो पड़ी। इतनी बुरी तरह से कान्हा किसी को कैसे मार सकता है? उसने अस्पताल में डॉक्टर से कहा कि वो घायल का अच्छे से अच्छा इलाज करें और फिर मंजू के पिताजी के साथ जाकर पुलिस थाने में कान्हा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। किसी लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला था, अतः पुलिस ने भी जल्दी से कार्रवाई की और कान्हा को श्रुति के साथ जाकर गिरफ्तार कर लिया। श्रुति की इस बात से सूरज और अधिक नाराज हो गया। उसने श्रुति को बहुत डांटा और कान्हा को छुड़वाने की कोशिश में लग गया और श्रुति पर शिकायत वापस लेने का दबाव डालने लगा, किंतु श्रुति अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। किंतु मंजू के पिताजी ने पुलिस से अपनी लिखित शिकायत वापस ले ली। 15 दिन जेल में रहने के बाद पुलिस ने कान्हा को चेतावनी देकर छोड़ दिया। श्रुति के इस कदम की तारीफ पूरे शहर में हो रही थी। श्रुति के इस कदम का असर कान्हा पर यह हुआ कि अब वो पुलिस और श्रुति से डरने लगा था और अब इतनी बेइज्जती के बाद घर से निकलने में भी उसे शर्म आने लगी थी और अगर कान्हा के दोस्त उसे घर से बुलाने भी आते तो दादी उसे डांट कर भगा देती। कान्हा का ये बदलाव सूरज को भी पसंद आ रहा था। इस घटना को 2 साल हो चुके थे। अब कान्हा पहले जैसा नहीं था। अब वो स्नातक कर रहा था और वो भी श्रुति की तरह अधिकारी बनना का सपना देख रहा था। इस बीच सीमा बुआ की दोनों बेटियां भी नौकरी करने लगी थीं और अब उनके लिए भी अच्छे घर और वर की खोज चल रही थी। आज सुबह से ही श्रुति बेचैन थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। आज उसका भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रतियोगिता का परिणाम आने वाला था और उसे अच्छी रैंक की उम्मीद थी। तभी अचानक बाहर से शोरगुल की आवाज़ें आने लगीं और किसी ने सूरज के दरवाजे को जोर से खटखटाया। अंजना ने घबराकर दरवाज़ा खोला। सामने लोग सूरज को अपने कंधे पर उठाए हुए थे। अंजना की कुछ समझ नहीं आया, किंतु श्रुति की समझ में कुछ आने लगा था। उसने अपने हाथ में बज रहे फ़ोन की ओर देखा। उसकी ही एक सहपाठी का था। सामने मोहल्ले के लोग और हाथ में बजता फ़ोन। उसने मोहल्ले वालों को देखते समझते हुए फ़ोन उठाया। श्रुति, किस दुनिया में है? ये दुनिया वाले तुझे ढूंढ रहे हैं। पहले मत बुझा। क्या हुआ? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे पागल, तेरी ऑल इंडिया 23वीं रैंक आई है। क्या बात कर रही है? श्रुति के आंखों में आंसू थे। हम सब तेरे घर आ रहे हैं। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। श्रुति के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी सूरज जी, आपकी बेटी ने अपने साथ साथ मोहल्ले और शहर का भी नाम रोशन किया है।
मुबारक हो। सूरज क्या बोले, वो तो अपनी श्रुति को निहार रहा था और दिल के किसी कोने में श्रुति के किया गया उसका व्यवहार उसे अंदर ही अंदर धिक्कार रहा था। श्रुति ने आज वो कर दिखाया जिसकी सूरज ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे श्रुति की बात पर कभी विश्वास ही नहीं हुआ था। अंजना और दादी ने श्रुति को खूब प्यार किया और आशीर्वाद दिया और दादी ने भी अपनी संदूक खोल कान्हा को पैसे दिए मिठाई लाने के लिए। कान्हा मिठाई ले आया और पूरे मोहल्ले में बांट दी। सूरज अभी भी लोगों की बधाइयाँ लेकर श्रुति को देख रहा था। तभी दादी ने सूरज के पास आकर कहा, बेटा अब किस बात का इंतजार कर रहा है? तुझसे गलती हुई है, माफ़ी मांग ले। बेटी है, नाराज़ नहीं हो सकती, पर तुम दोनों के बीच की जो दूरियां हैं तूने ही बनाई है, इसलिए इन दूरियों को मिटाना भी तुझे ही पड़ेगा। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। उसने मिठाई का एक टुकड़ा उठाया और श्रुति को खिलाकर उसके सिर पर हाथ रख दिया। श्रुति को तो बरसों से इस प्यार का इंतजार था। वो अपने पापा से लिपट गई और खूब रोई। थोड़ी देर में उसकी दोस्त और अनंत आकाश की शिक्षिकाएं भी आ गईं। सबके हाथों में मिठाई और होठों पर बधाई थी। शाम हो चली थी। आने जाने वालों का तांता लगा था। अखबार वाले श्रुति का साक्षात्कार लेने के लिए बारी बारी से आ जा रहे थे। तभी सबकी नज़रें दरवाजे पर टिक गईं। सामने घनश्याम जी, साधना और अभी खड़े थे। साधना के हाथों में मिठाई और अभी के हाथों में फूलों का गुच्छा था। अभी ने आगे बढ़कर फूलों का गुच्छा श्रुति को भेंट किया और घनश्याम जी ने सूरज को बधाई दी। सूरज नाराज था, कुछ ना बोला। साधना ने अंजना को आगे बढ़कर गले लगा लिया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। श्रुति ने आगे बढ़कर साधना और घनश्याम जी के पैर छू लिए। अभी श्रुति को देखकर मुस्कुरा रहा था। श्रुति ने भी अभी को देख आंखें झुका ली। सब खामोश थे। अभी आज हम कुछ नहीं बोलेंगे बेटा, आज जो बोलोगे तुम बोलोगे, आज तुम्हारा दिन है, घनश्याम जी बोले। जी पापा जी, अभी ने हंसकर कहा। दरअसल अंकल, मुझे श्रुति पहली मुलाकात में ही पसंद आ गई थी। मुझे उसके विचारों से प्यार हो गया। उसकी स्पष्टवादिता मेरे दिल को छू गई और मैंने फैसला कर लिया कि मैं श्रुति से शादी करूँगा। मैंने श्रुति से बात की, उसने मुझसे समय मांगा, मैंने उसका इंतज़ार किया और आज उसका सपना और मेरा इंतज़ार पूरा हुआ। और मज़ेदार बात यह है कि मैंने भी आज ये परीक्षा पास कर ली है। रैंक इतनी अच्छी तो नहीं, पर चलेगी। अब आज मैं सभी के सामने श्रुति का हाथ आपसे मांगता हूँ। ये वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता था, जिसका मैंने चिट्ठी में जिक्र किया था। सब कुछ कल्पना से परे हो रहा था। और फिर सब लोगों ने ताली बजाकर अभी की बातों का स्वागत किया। सूरज की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो श्रुति के पास जाकर बोले, सच बेटा, आज तूने मेरा सिर फक्र से ऊपर कर दिया। मुझे नाज है तुझ पर, तेरा पिता होने पर मुझे गर्व है बिटिया। अरे भाई, खुशी का दिन है, कुछ गाना बजाना भी तो हो जाए। दादी कमर मटकाकर बोली। पापा जी, एक बात बोलूँ? हाँ बिटिया, बिल्कुल। पापा, मैं चाहती हूँ कि आप अपना अनंत आकाश संभालिए, आप वहाँ के मालिक हैं। अरे बिल्कुल बिटिया। तभी गाना बज उठा। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, पिघला दे जंजीरें, बना उसकी शमशीरें। इस तरह दोस्तों, नन्ही श्रुति ने अपने हौसले के दम पर अपना बड़ा सा सपना पूरा कर लिया और उसके संघर्ष के सफ़र में उसका हौसलों के बढ़ाने वालों में उसकी दादी, मम्मी और उसकी अपनी साथ की सहेलियाँ ही थीं। अगर हमारे घर और समाज की नारियां ही एक दूसरे का साथ दे दें तो हमारी घर की बहू बेटियां हमेशा मुस्कुराती रहेंगी। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।